पूरी कहानी। मंजर उस वाक़ये के कुछ देर बाद का जहाँ अपने में कमरे में खिड़की की जानिब पुश्त किए खड़ी लियाना मसेरी पर बैठे ज़र्रार यावर को पूरी कहानी गोश गुजार करने के बाद अब के कदम कदम चलती उनके मुकाबिल आती उनकी तिकोन जुड़ी अंगूठी उनकी जानिब बढ़ा रही थी। आपकी अमानत, नरमी से कहा। ज़र्रार यावर ने बिना तरद्दुद के वो अंगूठी थाम कर बगौर उसको जांचते अपने दाएं हाथ की दूसरी उंगली में डाली। फिर नज़रें उठाकर लियाना को देखा। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वो तुमने पूरी जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल किया है, मगर आने वाला खतरा पिछले खतरे से ज़्यादा जानलेवा है, इसलिए मैं वापस नहीं जाना चाहती, किसी सूरत नहीं। ज़र्रार यावर का जुमला दरमियान ही में काट कर वो नागवारी से बोली, गोया जानती हो वो आगे क्या कहने वाले हैं। लियाना समझने की कोशिश करो, उन्होंने फिर कहना चाहा। कुछ नहीं समझना मुझे डैड, लियाना ज़र्रार हूँ मैं, खतरे की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना सीखा है मैंने, डर कर भागना गुनाह समझती हूँ। वो अल्फाज शोलों की तरह भड़कते हुए, तलवार की धार की तरह तेज और दुश्मन के वार की तरह बेरहम थे। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है लियाना। ज़र्रार यावर खड़े होकर उसके पास आए और नरमी से उसका दायां हाथ अपने हाथों में लिया। मैं पहले ही तुम्हें बहुत खतरे में डाल चुका हूँ, अब मजीद नहीं, वो थक कर कह रहे थे। पिछली बार आपने खतरे में डालने से पहले नहीं सोचा डैड, अब की बार मैं खुद खतरे में कूदने से पहले नहीं सोचना चाहती, और ये आप ही ने सिखाया है मुझे। उसका खतरनाक हद तक साफ गो लहजा पल भर के लिए ज़र्रार यावर को चुप लगा गया। और जहाँ तक बात है ये कि लड़ाई मेरी नहीं, तो आप खुद भी जानते हैं कि मेरा ताल्लुक शमशान से नहीं बल्कि इसी मुल्क से है। लियाना के हाथ पर ज़र्रार यावर की गिरफ्त ढीली पड़ी। झटका ऐसा लगा था कि कदम नामहसूस अंदाज में पीछे हटे। कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है डैड, मैं 30 साल की हो जाऊंगी। ज़र्रार यावर बेयकीनी से उसे देखते रहे। 30 साल पहले ऐवान से जाते वक्त मैं भी आपके साथ थी। आपको लगा आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि शमशान में आपने बर्थ सर्टिफिकेट पर मेरी उम्र गलत लिखवाई है। दारोका ने? सदमे की कैफियत में उनके लबों से इस सवाल को बाहर निकला। हाँ, तौक़ुफ़ किया, मगर अब भी कुछ है जो आप दोनों ने मुझसे छुपा रखा है, पर वो सब भी बहुत जल्द पता लगा लूँगी। ये भी कि मेरा ताल्लुक ऐवान से होने के बावजूद मेरे पास जादू क्यों नहीं है। उसके तासुरात बागी हुए। ज़र्रार यावर ने बहुत सा थूक निकला। लियाना, वो एक कदम आगे आए थे। कुछ और बात करते हैं डैड, लियाना ने खफगी से कहकर रुख मोड़ लिया। ज़र्रार यावर उसे देख कर रह गए। वो वाकई लियाना थी, ज़िद्दी तबीयत की मालिक लियाना ज़र्रार। दावा। ऐवान की सरजमीन पर वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। हाकिम तस्बील के महल का हर फर्द ज़र्रार यावर की आमद से वाकिफ हो चुका था। वो 4 लोग जो तस्बील को रोकने का मंसूबा बना रहे थे, उनकी तादाद अब 5 हो गई थी, मगर बहुत जल्द ये तादाद फिर 4 होने वाली थी। कोई था जो इनमें से कम होने वाला था। कौन? इस सवाल का जवाब सिर्फ बर्क रफ्तारी से भागता वक्त ही दे सकता था। इन तमाम बातों के दरमियान वो 5 अफराद जो एक गुरु की मानिंद यकजा होकर काम कर रहे थे, इस वक्त उसी मकाम पर मौजूद थे जहाँ कुछ दिनों पहले उन्होंने एक मंसूबा बनाया था। वो मंसूबा जो इन तमाम के मुताबिक अब तक कामयाबी से जा रहा था। हाकिम इस्माइल और मिकाइल जिंदा थे। ज़र्रार यावर जब से यहाँ आए थे तब से लेकर अब तक उन्होंने पहली मर्तबा दारोका को खुद से मुखातिब किया था। वजह उसकी कुछ देर पहले दी गई इत्तला थी। हाँ, मगर अब नहीं है। दारोका ने उनकी जानिब चेहरा फेरा। इस समय वो 5 गोल दायरे की सूरत लगी कुर्सियों पर विराजमान थे। ज़र्रार यावर ने दारोका को अपनी जानिब मुतवज्जह पाकर बगौर से देखा। फिर चंद पल दोनों यूं ही एक दूसरे को देखते रहने के बाद नज़रों का जाविया बदल गए। लियाना ने बताया था आप दोनों दोस्त थे। उनका ये अंदाज बाकी तीनों लोगों ने देखा था, मगर सवाल समर की तरफ से आया। 30 साल का फासला किसी भी रिश्ते के दरमियान मामूली नहीं होता। दारोका की नज़र ज़र्रार यावर फिरती, पर जवाब इन तमाम के लिए था। एक पल के लिए इन 5 के दरमियान खामोशी हायल हुई। क्या आप सबको यकीन है कि गौहर को हम पर किसी किस्म का कोई शक नहीं है? इस खामोशी को मजीद बढ़ने से ज़र्रार यावर ने रोका। वो सब कुछ जानता है। ज़र्रार यावर के ठीक बराबर वाली कुर्सी पर पैर जमाए काफ़ी देर से खामोश बैठे कैस्पर ने गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। तमाम अफराद बुरी तरह चौंके, ना सिवाय लियाना के। आप लोगों को क्या लगता है कैद खाने में 2 लोगों को मारने के बाद वो उनकी लाशें वहाँ क्यों छोड़ देगा? वो खुद चाहता था कि दारोका वो लाशें देखे। अब के ज़र्रार यावर की निगाहों ने कैस्पर के चेहरे तक का सफ़र किया था। कैस्पर ने उनकी निगाहों को खुद पर मरकूज पाकर रुख मोड़कर उन्हें देखा तो उन्होंने नज़रों का जाविया बदल लिया। अलबत्ता कैस्पर की निगाहें मुकाबिल बैठी लियाना से टकराईं, और वो दोनों ही ज़र्रार यावर के कैस्पर को यूं स्कैन करते हुए देखने की वजह बखूबी जानते थे। फादर इन लॉ, कैस्पर के लबों में होने वाली इस नामहसूस जंबिश को लियाना ने वाज़ेह तौर पर समझा था। उसके होठों पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट रेंग गई, जिसे इस सूरत हाल के बायस उसने कमाल महारत से जब्त किया था।
सारी बातें एक तरफ, पर हम ये सब कब तक करते रहेंगे? आखिर हम गौहर से पहले हाकिम की फौज को क्यों नहीं ढूंढ लेते? आपके समर ने कुछ आजिज आकर कहा था। उस फौज को ढूंढ कर हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम उसे ढूंढ भी लें तो काबू नहीं कर सकते। हाकिम ने तमाम लोगों को एक मुनफरिद किस्म के काले जादू के जरिए काबू किया था, और हाकिम को मारकर गौहर ने वो तमाम ताकतें खुद हासिल कर ली हैं। इसलिए उन तमाम लोगों को सिर्फ वही काबू कर सकता है। हमारा जादू उन्हें काबू करने के लिहाज से कमज़ोर है। जवाब फिर कैस्पर ही की तरफ से था। शहजादे शाजिम दुरुस्त कह रहे हैं। जर्रार यावर ने कैस्पर की बात की तायीद की। कैस्पर, आप मुझे कैस्पर कह सकते हैं। ये जुमला बहुत अचानक आया था। इन तमाम की नज़रें कैस्पर की जानिब उठी। जर्रार यावर भी बहुत देर तक गहरी नज़रों से उसे देखते रहे। अलबत्ता कैस्पर ने फिर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना किया था। उसकी जगह कोई और होता तो जर्रार यावर की नज़रों से जज्बत ज़रूर हो जाता, मगर उसके अंदाज में मामूली सी भी फ़र्क वाज़ा ना हुआ था। वह भी भरपूर इत्मीनान से पैर पर पैर जमाए उनके बराबर वाली नशिस्त पर विराजमान था। अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर हम उसे रोकेंगे कैसे? कब तक हम यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकते हैं? क्या ऐवान में कोई ऐसा नहीं जो उसे रोक पाए? समर इन तमाम में से सबसे ज़्यादा उलझनज़दा मालूम होता था। कोई ना कोई हल तो ज़रूर होगा। हाँ, ये और बात है कि हम वो हल जानते नहीं हैं। लियाना ने बारी बारी इन तमाम के चेहरे देखे। या जानते हैं मगर कबूल नहीं करना चाहते। अल्फाज कैस्पर के थे और निगाहें का महवर दारोगा और जर्रार यावर थे। इन दोनों ही ने कैस्पर के इस जुमले के साथ यकबारगी बहुत सा थूक निकला। दूसरी जानिब लियाना इन दोनों के अंदर देखकर अंदर ही अंदर पेचोताब खाकर रह गई। अगर आप दोनों कुछ जानते हैं तो हमें बता क्यों नहीं देते? या आप दोनों को उस दिन का इंतजार है जब गौहर खुदाई का दावा करके अपनी शैतानी फौज के साथ ऐवान पर हमलावर होकर यहाँ की रियाया को अपना गुलाम बना लेगा? लियाना के अंदाज में बला की संजीदगी थी। उसकी बात के जवाब में दारोगा ने कुछ कहने के लिए ज़बान खोलनी चाहिए, पर इसी लम्हे एक शोर सा उनकी तमाम की समाज से टकराया। ये कैसी आवाज़ है? सबसे पहले समर अपनी निशित से खड़ा हुआ था। लोगों का शोर है। लियाना ने भी तेज़ी से उठते हुए उसकी तकलीद की, और फिर वो तमाम अपनी अपनी जगह छोड़ते तेज़ी से बाहर निकले। महल खाली है। फिर ये आवाज़ें? लियाना का लहजा लड़खड़ाया। अगले ही लम्हे वो पांचों उस शोर के ताक़ुब में भागे थे, मगर हर गुजरते लम्हे उन्हें यह एहसास हो रहा था कि ये सिर्फ शोर नहीं है, ये मातम की आवाज़ें हैं, जैसे कोई बैन कर रहा हो, जैसे बड़ी तादाद में लोग एक साथ रो रहे हों। लियाना का दिल डूबने लगा। वो इन चारों की मौजूद में चलती हुई महल की बालाई मंजिल तक आई थी, और वहाँ लगे जंगलों से झांकते पर जो मंजर इन तमाम की निगाहों ने देखा वो उन्हें साकित कर गया। बड़ी तादाद में सियाह जोगा पहने लोग, जिनकी आंखें मुकम्मल सुर्ख थीं, पेशानी पर सियाह रंग से लकीरें लगाए, हर घर में जाते और वहाँ से लोगों को खींचकर बाहर निकालते महल के बाहर बने मैदान तक ला रहे थे। इस तरह के मैदान में लाते ही उन्हें कतार दर कतार घुटनों के बस ज़मीन पर बिठाते जाते थे। जो मज़ाहमत करने की कोशिश करता वो उसे वहीं कत्ल कर देते, और ये बैन की आवाज़ें उन्हीं मकतूलीन के लवाहिकीन की थीं। हाकिम की शैतानी फ़ौज समर की ज़बान से पिसला। एक वक्त था जब ये भी ऐवान ही की रियाया में शामिल थे। दारोगा बड़बड़ाया। रिशाइल ने पिछले 30 साल में जितने लोगों को अजीब व गरीब सजाएं सुनाकर मुझसे गायब करवाया है, ये फ़ौज उन्हीं लोगों पर मुबनी है। अल्फाज जर्रार यावर के थे। गौहर भी यहीं कहीं होगा, कैस्पर ने कहा। हमने बहुत देर कर दी, लियाना ने कहते साथ इस मैदान की जानिब इशारा किया था जहाँ वो चोगा पहने अफराद तमाम लोगों को लेकर जा रहे थे। महल के सिपाही भी इस वक्त उनका साथ दे रहे थे, शायद गौहर के खौफ के बायस। वो रहा गौहर। इन तमाम ने लियाना के इशारे के ताक़ुब में देखा तो नजरें दंग रह गई। इस मैदान में जहाँ लोगों को घुटनों के बल बिठाया जा रहा था, वहीं उनके ठीक मुकाबिल गौहर मौजूद था, मगर उसके कदम ज़मीन पर ना थे। वो ज़मीन से ऊंचाई पर था, फ़िज़ा में मौलिक। हवा से उसके लिबास मुसलसल हिल रहा था, और वो फ़िज़ा में खड़ा फातिहाना चमक के साथ सबको घुटनों के बल अपने सामने देख रहा था। ये मेरी ख़ास ताकत है। उन्ना तो मेरी ख़ास ताकत है। पहला जुमला समर की तरफ से था। क्या तुम्हें भूल गया है वो इस वक्त हम सबसे ज़्यादा ताकतवर है? कैस्पर ने गर्दन उसकी जानिब फेरी। जबकि ट्रांस किसी कैफियत में ये मंजर देखती लियाना जंगले से कदम कदम दूर होती अब महल से बाहर जाने की खातिर भागी थी। लियाना! दारोगा जर्रार यावर बेक वक्त चीखे। लियाना रुक जाओ! मगर उनके कुछ भी करने से कबल कैस्पर ने आगे बढ़कर उसकी कोहनी से थामा। लियाना प्लीज़! समर भी इन दोनों की जानिब बढ़ा। कैस्पर वो उन लोगों को मार देगा। उसने खुद को छुड़ाना चाहा, मगर कैस्पर की गिरफ्त मजबूत थी। होश से काम लो लियाना, हम इस वक्त उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कैस्पर की आवाज़ बुलंद हुई। मगर कैस्पर, उसने कमज़ोर सा एहतजाज किया। हम भाग नहीं रहे लियाना। हर मर्तबा कदम पीछे लेने का मतलब भागना नहीं होता। कैस्पर ने उसकी आंखों में झांका, और अगले ही पर लियाना ढीली पड़ी। इससे पहले वो लोग हमारी तरफ आए, हमें यहाँ से निकलना होगा।
अब के वो इन चारों से मुखातिब थे। वो लोग महल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अभी उन लोगों ने कोई कदम भी ना उठाया था कि समर का अगला जुमला उनकी समाज पर बम बनकर गिरा। वो यकीनन हमें लेने आ रहे हैं। बिला आखिर गौहर ने अपना प्लान एग्जीक्यूटिव कर ही दिया है। सरदार यावर के लहजे से परेशानी साफ जाहिर थी। सब निकलो यहाँ से। कैस्पर ने अपनी तिकोन जुड़ी अंगूठी को हवा में बुलंद करके पोर्टल खोला। अब के बहुत से लोगों के कदमों की आवाज़ें नज़दीक सुनाई देने लगी थीं। चलो जल्दी, उसने एक एक करके सबको अंदर दाखिल किया। जर्रार यावर, दारोका और समर। लियाना की कोहनी वो छोड़ चुका था ताकि वो पोर्टल की तरफ जाए, मगर इसी पर लियाना ने खुद दोबारा उसका हाथ थाम लिया था। साथ जाएंगे, वो अटल लहजे में बोली। कदमों की आवाज़ नज़दीक से नज़दीक तर होती जा रही थी। कैस्पर ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, जहाँ अब गौहर की फौज के बहुत से लोगों को बालाई मंजिल पर आता देख पा रहा था। फिर नजरें घुमाकर लियाना को देखा। चलो, बस एक जुमला, और लियाना ने कदम आगे बढ़ाए। रोको इन्हें, पीछे से शोर गूंजा, मगर तब तक वो दोनों पोर्टल में दाखिल हो चुके थे और उन सियाह चुगों वाले अफराद को देखते ही देखते वो सुनहरा पोर्टल गायब होता चला गया। इस समय जहां वो पांचों सुनहरे पोर्टल में दाखिल हुए, वहीं दूसरी जानिब गौहर ने मैदान में जमा हो चुकी रियाया को मुखातिब किया। लोग घुटनों के बल मैदान में कतार दर कतार बैठे थे। गौहर की शैतानी फौज इन तमाम के सरों पर खड़ी थी और गौहर हुनूस हवा में मौलिक था। उसकी शाही पोशाक तेज हवा के बाइस पीछे की जानिब उड़ रही थी। क्या किसी ने कभी खुदा को देखा है? उसकी तेज आवाज़ पूरे मैदान में गूंज रही थी। कतार सूरत बैठे लोगों ने नजरें उठा उठाकर उसे देखना शुरू किया। ऐवान की तारीकी और गौहर की सर्द आवाज़, इन तमाम का हल खुश्क होने लगा था। बाहर से उसकी फौज के कुछ अफराद अब भी लोगों को लेकर मैदान की तरफ आ रहे थे। इसी असना में एक मर्द की मुज़ाहमत पर एक सुर्ख आंखों वाले शख्स ने उस मर्द के नौमौलूद बच्चे को उसकी निगाहों के सामने ज़िबा किया था। उस मर्द की दर्द भरी चीखों पर वहां मौजूद तमाम अफराद दहल कर रह गए, मगर अगले ही पल उस मर्द को अपनी फौज के अफराद पर जादू का इस्तेमाल करते देख उसे काबू करने की खातिर गौहर ने अपनी तिकोन जड़ी अंगूठी को इस मर्द की जानिब उठाया। गौहर की अंगूठी से एक तेज रोशनी से निकल कर उस शख्स तक पहुंची और लोगों के देखते ही देखते वो रोशनी उस शख्स के अंदर से रायत करके उसके जिस्म के चीथड़े छीथड़े कर गई। मैदान में मौजूद रियाया के अंदर खौफ मजीद तेजी से जड़ पकड़ने लगा। क्या कोई और है जो अपने जादू का इस्तेमाल करना चाहता है? गौहर ने फिर मौजमे को मुखातिब किया। तुम सब मिलकर भी मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश बेकार है, क्योंकि मैं खुदा हूँ, इस सरजमीन पर सबसे ज़्यादा ताकतवर। बिना मज़ाहमत के जो मेरे सामने सर झुकाएगा बस वही ज़िंदा बच पाएगा। अपनी ज़िंदगी अजीज़ है तो झुका दो सर अपना मेरे सामने। बात के इख्तिताम पर उसने भरपूर अंदाज में कहकर हवाओं के सुपुर्द किया था। हाँ, मैं खुदा हूँ, क्योंकि मेरा कोई सानी नहीं है, कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। तुम सबकी ज़िंदगी की डोर मेरे हाथों में है, तो जिसने गद्दारी का रास्ता चुना उसकी ज़िंदगी की डोर में पल में खींच लूँगा। सर झुकाओ मेरे सामने लोगों, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। वो हवा में मौलिक हाथ हिला हिलाकर लोगों से बात कर रहा था और उसके इसी जुमले के साथ सर आंखों वाली फौज ने आगे बढ़कर सबके सर एक एक करके नीचे करना शुरू किए थे। गौहर के यके बाद देगरे कहीं कह के फिजा में गूंजे। वो जिस फतह की तलाश में था आज वो उसे मिल गई थी। सब उसके सामने झुके हुए थे। बचपन से लेकर अब तक वो जिन महरूमियों के एहसास का शिकार रहा था वो इस पल कहीं बहुत पीछे रह गई थी। इस पल वो सबसे ज़्यादा ताकतवर था। इस पल वाकई ऐवान की सरजमीन पर उसका कोई सानी ना था। इस पल, बस इस पल, पूरी रियाया के सर उसके सामने झुके हुए थे, मगर जिन लोगों का उसे इंतजार था वो अब तक नहीं पहुंचे थे। अगली कुछ ही देर में उसने उनकी तरफ भिजवाई गई अपनी फौज को नामुराद वापस लौटते देखा, मगर इस हार पर भी उसके लब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानता था वो जहां कहीं भाग ले वो उन्हें ढूंढ लेगा। भागे हुए लोग अब दोबारा चले आते हैं उन 5 अफराद की तरफ जो पोर्टल के जरिए महल से फरार होकर जंगल के उस हिस्से में जा निकले थे जिस हिस्से में कोई बुरी ताकत अपने कदम नहीं जमा सकती। वो हिस्सा यानी दारों का घर और इसके घर के इतराफ का इलाका। वो पांचों एक के पीछे एक पोर्टल से निकले। उनकी निगाहों के ठीक सामने इस वक्त दारोका का घर था। अब के वो बिना कहीं रुके दारोका के घर की जाने बढ़े थे और अगले कुछ ही पलों में वो उस घर के अंदर थे। अब के मंजर कुछ यूं था कि एक तरफ लगे लकड़ी के छोटे पलंग पर दारोका और जर्रार यावर बैठे थे, तो सामने रखी कुर्सी पर लियाना, जबकि समर लियाना के बराबर रखी तपाई पर बैठा था और कैस्पर इन तमाम के मुकाबिल दाईं दीवार के साथ कुछ टिकाए पैर कैंची सूरत रखे खड़ा था। ये सब हमारी सोच से ज़्यादा भयानक है। पहला तबसरा समर की तरफ से था। ऐवान के लोग इतने बेबस क्यों हैं? क्या वो तमाम मिलकर भी गौहर का मुकाबला नहीं कर सकते? कुछ देर पहले का जो मंजर लियाना की आंखों ने देखा था वो उसे अब तक फरामोश ना कर पाई थी। लहजा शिकायती था। हाकिम रिशाइल के पास उसकी खुद की ताकतों के साथ साथ बहुत सी दूसरी शैतानी ताकतें भी थीं।
जवाब दारोगा की तरफ से आया, जबकि उनके बेटों की ताकतें हर नस्ल में बढ़ने वाले जादू के बाइस उससे ज़्यादा थीं। यानी गौहर की ताकत जो पहले ही बहुत थी, अब हाकिम की वो तमाम ताकतें हासिल कर लेने के बाद उसकी ताकतों में किस कदर इजाफा हुआ होगा, इसका अंदाज़ा तुम लगा सकती हो। इस वक्त तस्बील के बाद ऐवान में अगर किसी की ताकत ज़्यादा है तो वह हाकिम के बेटों की हैसियत से शहजादे शाजिम और जाजिम हैं। दारोगा ने बात के इख्तिताम पर कैस्पर और समर को देखा। गौहर के बाद लियाना ने गहरी सांस भरी, मगर किसी भी मजबूत लाहे अमल के बगैर कैस्पर और समर उसका मुकाबला करने के काबिल नहीं होंगे। वो मायूस दिखाई देती थी। उसका मुकाबला करना आसान हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसे मुल्क ऐवान की अजायबात में से एक तस्वुर कर लो या कुछ भी, मगर यहाँ हमेशा से बुरी ताकतों का पलड़ा भारी रहता है। गौहर के पास अगर हाकिम की ताकतें ना भी होती तब भी उसकी बुरी फितरत के बायस उसका जादू दोनों शहजादों से ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता। जर्रार यावर ने लियाना को देखा था। और अल्टीमेट पावर के बारे में क्या ख्याल है आपका? कैस्पर का जुमला जिन के लिए था वो बखूबी समझ गए थे। उसे शायद आदत थी बहुत देर तक खामोश रहकर सबकी बातों का तज्जिया कर लेने के बाद किसी एक की तरफ मुश्किल सवाल उछालने की। जहाँ जर्रार यावर बहुत देर तक गंग से उसे देखे गए, वहीं दारोगा ने भी बहुत से बेचैन पहलू बदले। तुम्हारी बात से याद आया कैस्पर, लियाना ने हर चीज़ नज़रअंदाज करते तेज़ी से कहना शुरू किया। मैंने दारोगा की लिखी गई किताब जो डैड ने मुझे दी थी उसमें भी अल्टीमेट पावर का जिक्र पढ़ा है, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं है लियाना, जाबाज की तो मौत हो चुकी है। अल्टीमेट पावर उसी के पास तो थी ना। उसके अल्फाज और अंदाज दोनों गैर मामूली थे और नज़रों का महवर अब भी वो दो अफराद ही थे, और ये ख़ास ताकत तो उसी के साथ दफन हो गई है ना दारोगा। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो संजीदा था, बेहद संजीदा, इतना कि आंखों में सर सतासुर दिखाई देने लगा था और वहाँ मौजूद हर शख्स जानता था कि वो सवाल हरगिज़ नहीं पूछ रहा। अगले ही लम्हे पैरों को हरकत में लाता सीधा हुआ और वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ गया। रुख दारोगा के घर से बाहर की जानिब था। कैस्पर, लियाना तेज़ी से अपनी जगह से खड़ी हुई। उसका यूं अकेले बाहर जाना इस वक्त खतरनाक साबित हो सकता है। कहाँ जा रहे हो कैस्पर? वो उसके पीछे बाहर आई। अब के जंगल के इस कदरे वीरान हिस्से में वो दोनों तन्हा थे। ये जंगल आज भी उतना ही पुरस्रार था, पुरस्रार और अंधेरा। कुछ वक्त के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। वो उससे काफ़ी कदम दूर था। ठहरकर हल्का सा पलटा और तिरछा होकर उसे देखने लगा। क्या तुम्हें लगता है इस खतरे की औकात में मैं तुम्हें कहीं तन्हा जाने दूंगी? लियाना छोटे छोटे कदम उठाती उसके नज़दीक आई और वो जो तिरछा होकर खड़ा था मुकम्मल उसकी जानिब घूमा। अब के वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल थे, ऐसे कि उनके तीन इतराफ में जा बजा कदावर दरख्तों के झुंड थे और पीछे की जानिब दारोगा का छोटा घर। जंगल के हिस्से में कोई बुरी ताकत कदम नहीं रख सकती। ये इलाका सियादिल लोगों की नज़रों से मख्फी रहता है, तुम अच्छे से जानती हो। वो हुनूस मुकम्मल संजीदा था। दूसरी जानिब लियाना चंद पल खामोशी से उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे पलट गई। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होने वाला मुझे। कल तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे साथ होऊंगा। लियाना जो अभी 2 कदम भी मुश्किल ले पाई थी उसके जुमले पर ठहर गई। और अगर कल मैं ही ना रहूं फिर? वो बिना पलटे बोली। लहजा सफाकी की हद तक बेरहम था। चंद पल, चंद साहतें, खामोशी के चंद लम्हे, और फिर मर्दाना मुजस्समे का दिल जो इस तेज़ी से धड़का कि उसे लगने लगा था आवाज़ निस्वानी मुजस्समे तक वाज़ा पहुँचेगी। काफ़ी देर तक वो गोया सन्नाटे में रह गया था। बहुत देर तक यूं ही बेहिसो हरकत खड़े रहने के बाद तेज़ी से पलटा और वहाँ से निकलता चला गया, गोया वो लियाना पर अपने तासुरात जाहिर न करना चाहता हो। दूसरी जानिब लियाना ने सीध में ही रहते गर्दन को ज़रा सा घुमाकर उसे वहाँ से जाता देखा, फिर सर झटककर वापस दारोगा के घर की तरफ चल पड़ी। मगर अभी इस मुलाकात का इख्तिताम ना हुआ था। इन दोनों के वहाँ से जाते ही जंगल के इस हिस्से में फिर खामोशी छा गई, गहरी पुरस्रार खामोशी। इसी खामोशी के दरमियान दरख्तों के बहुत से पत्ते ज़मीन बोझ हुए। बहुत से खामोश पल यूं ही हाथ से रेत की तरह फिसलते गए। वक्त ने बहुत से चक्कर मुकम्मल किए, मगर कैस्पर की वापसी ना हुई और एक बार फिर हमने लियाना को दारोगा के घर से निकलते देखा। अब वो जंगले के इस हिस्से में जा रही थी जहाँ कैस्पर की मौजूदगी के कवी अमकान थे। दारोगा के इलाके से निकलकर वो जंगल में बनी नदी की जानिब बढ़ी थी, ये जानते हुए भी कि इस इलाके के बाहर वो महफूज नहीं है। कहा भी था जंगल के इस हिस्से से बाहर मत जाना। न जाने वो किसी की बात क्यों नहीं सुनता। वो ज़ेरेला बड़बड़ाती नदी की जानिब बढ़ रही थी। नदी तक जाते रास्ते पर बिना रुके चलते हुए सख्त बेजार दिखाई देती थी, इस बात से बेखबर कि इस समय वो किसी की नज़रों का महवर बनी हुई है। वो नदी के नज़दीक पहुंचे और वहां पड़ने वाली पहली ही नज़र ने उसे गहरी सांस लेने पर मजबूर किया, क्योंकि वो उसे दूर ही से अपने मखसूस पत्थर पर बैठा दिखाई दे गया था। मैंने कहा भी था कैस्पर, जंगल के उस हिस्से से बाहर मत निकलना। उसके आगे दारोगा की प्रोटेक्टिव शील्ड खत्म हो जाती है। वो उसकी पुष्ट पर ठहरी थी, दोनों बाजू कमर पर टिकाए कदरे तिल मिलाकर बोली,
दूसरी जानिब कैस्पर चंद पल यूं ही रुख मोड़े बैठा रहा। कैस्पर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो झुंझलाकर पैर पटकती उसके सामने आई। अगले ही लम्हे कैस्पर ने निगाहें उठाकर उसे देखा था, पर भल के लिए न जाने क्यों मगर लियाना की जबान को ब्रेक लगी। आई एम सॉरी। दूसरी जानिब कैस्पर उसके अंदाज पर गौर किए बिना पत्थर से खड़ा हुआ, मगर लियाना बिना कोई जवाब दिए बगौर उसे तकती रही। मैंने तुमसे माजरत की है लियाना, उसे कुछ गुमसुम पाकर दोबारा कहा। हाँ, तुमने मुझसे माजरत की है। वो ख्वाब किसी कैफियत में कैदी एक कदम पीछे हटी और अगले ही लम्हे अपने लिबास में चुभा खंजर निकालकर बर्क रफ्तारी से वापस आगे आते उसे कैस्पर की गर्दन पर रखा। मुकाबिल मौजूद शख्स का चेहरा एकदम ही तारीक पड़ा था। कैस्पर ठीक कहता है, मैं वाकई उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मुकाबिल की आंखों में आंखें गाड़े कह रही थी। कैस्पर ठीक कहता है, फिर मैं कौन हूँ डॉक्टर लियाना? मुकाबिल मौजूद शख्स तंजिया मुस्कुराया। लियाना के चेहरे पर भी इस्तज़ाइया मुस्कुराहट फैली और उसके देखते ही देखते मुकाबिल अपनी असल शक्ल में वापस आ गया, मगर लियाना का खंजर थामा हाथ हनूज उसकी गर्दन पर धरा था, जबकि चेहरे पर इस समय किसी किस्म की हैरानी ना थी, क्योंकि जब गौहर के पास समर की ताकत हो सकती थी तो फिर कैस्पर की क्यों नहीं? आपकी जहानत ने मुझे मुतासिर किया है। वैसे कैसे मालूम हुआ आपको मैं कौन हूँ? क्योंकि ये जादू तो खास कैस्पर का है। उसने कहते साथ की नखियों से अपनी गर्दन पर धरे खंजर को देखा। तुम उसका चेहरा ले सकते हो गौहर, मगर उसकी आंखों में मौजूद सच्चाई की चमक नहीं। तुम उसकी आवाज़ अपना सकते हो, मगर उसका लहजा नहीं। वो अपनी गलतियों पर बमुश्किल माजरत करता है, गलती ना होने पर कैसे माजरत कर सकता है? लियाना ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया था। इम्प्रेसिव। गौहर का अंदाज दाद देने वाला था, बस ताली बजाने की कसर रह गई थी, जो यकीनन अगर उसकी गर्दन पर खंजर ना होता तो वो ज़रूर पूरी करता। बहुत गहरी मोहब्बत है आप दोनों के बीच। काश कभी किसी ने मुझसे भी ऐसी मोहब्बत की होती तो मैं आज इस मकाम पर खड़ा ना होता, उसने तासुब से कहा। झूठ। तुम्हें मोहब्बत मिली थी गौहर, तुम्हें एडॉप्टिव पेरेंट्स की मोहब्बत। तुम चाहते तो अपनी फितरत बदल सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। वो तल्खी से ऊंचा बोली। खंजर पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। हाँ, नहीं बदली मैंने अपनी फितरत, क्योंकि मैं बदला लेना चाहता था हर उस शख्स से जिसने मेरा बचपन बर्बाद किया था। मैं बदला लेना चाहता था अपने माँ बाप से, जिसकी वजह से इतना भयानक बचपन मेरा मुकद्दर बन गया था। वह बिकी नखियों से उस खंजर को देख रहा था। यानी मैं दुरुस्त थी, ये सब उसी वजह से था। वो बहुत आहिस्तगी से बड़बड़ाई। मगर अब तो तुम्हें अपने मतलब की ज़िंदगी मिल गई है, फिर क्यों कर रहे हो ये सब? वो इस लम्हे गोया उसकी साइकेट्रिस्ट की हैसियत से उससे सवाल जवाब करने लगी थी। मैंने एक अजियतनाक बचपन गुजारा है डॉक्टर लियाना। उस वक्त मैं कमज़ोर था और मुझ पर जुल्म करने वाले ताकतवर, मगर अब मैं ताकतवर हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई और मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। मेरी ताकत और तख्त को जिसने भी खतरा होगा, मैं बिना कुछ सोचे उसे रास्ते से हटा दूंगा। तुम्हारी ताकत तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ है गौहर। ताकत और तख्त छिन जाने का डर तुम्हें कभी सुकून नहीं लेने देगा, और एक दिन यही खौफ तुम्हें ले डूबेगा। मेरे ये अल्फाज हमेशा याद रखना। लियाना ने उसकी आंखों में आंखें गाड़ी। इतनी आसानी से नहीं डॉक्टर लियाना, क्योंकि जो शख्स मेरे खौफ से वाकिफ होगा उसे फिर इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं होगा, उसने कहा। दूसरी जानिब लियाना भी उसके अल्फाज पर गौर भी न कर पाई थी कि उसने झपटने के अंदाज में अपनी गर्दन पर धरा खंजर उसके हाथ से उचक लिया, मगर अभी वो उस पर वार करता कि लियाना बर्क रफ्तारी से पीछे को हटी। लियाना! ऐन इसी पल बहुत मानूस आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। उसकी गर्दन बेख्तियार आवाज़ के ताकुब में घूमी, जहाँ उसकी नज़रों के सामने इस वक्त दो अफराद मौजूद थे। मैं दारोगा के घर वापस गया था, मगर तुम ना थी। दारोगा ने बताया तुम मुझे ढूंढने गई हो। वो तेज तेज कहता उसके नज़दीक आ रहा था। समर भी उसके साथ ही था। बहुत खूब। मगर इसी पल गौहर की आवाज़ ने उन तीनों की तवज्जो खींची। लोग एक तीर से 2 शिकार करते हैं, मैं एक तीर से 3 शिकार करूंगा। जानते हो कैसे? गौहर के मुखातिबीन वो तीनों थे, काफ़ी फासले पर मौजूद कैस्पर, समर और उसके नज़दीक मौजूद लियाना। जानते हो कैसे? उसने फिर दोहराया और कदम कदम आगे बढ़ता रहा। ऐसे। और अपनी आखिरी अल्फाज के साथ ही उसने हाथ में मौजूद खंजर लियाना के नज़दीक उसके ऐन मुकाबिल रुकते हुए उसके पेट में घोंपा था। लियाना! कैस्पर और समर के हलक से निकलने वाली आवाज़ बेक वक्त थी, जबकि लियाना की आंखों में इस पल बेयकीनी की कैफियत उभरी। नजरें मुकाबिल खड़े गौहर पर टिकी थीं, और अगले ही लम्हे उसने लड़खड़ाते हुए बमुश्किल अपने जख्म पर हाथ जमाकर शदीद तकलीफ की कैफियत में खून आलूद उंगलियों को निगाहों के सामने किया, और बस इसी पल वह ज़मीन बोझ हुई। उसके जख्म से बहता खून अब रफ्ता रफ्ता इतराफ की ज़मीन को सुर्ख रंग में रंगने लगा था, मगर अभी उसकी सांसें बाकी थीं, क्योंकि गौहर का काम अभी ख़त्म ना हुआ था। एक तीर से 3 शिकार, उसने कहते साथ अपना दायां हाथ ऊपर को उठाया और उसे तेजी से अपनी तरफ बढ़ते कैस्पर की जानिब किया। इस तरह के अब तिकोन जुड़ी अंगूठी का निशाना ठीक कैस्पर की तरफ था,
मगर उसके कुछ भी करने से पहले कैस्पर ने अपनी अंगूठी उसकी जानिब बुलंद की थी। कैस्पर की अंगूठी से एक नीली रोशनी से बरामद हुई जो गौहर से टकराकर उसे कुछ दूर उछाल चुकी थी। गौहर हवा में कुछ और ऊपर उठता दूर एक पत्थर से जाकर टकराया था, मगर इन तमाम के बीच समर पहले ही लियाना के पास पहुंच चुका था। लियाना, लियाना तुम ठीक हो? वो उसके नज़दीक बैठा बमुश्किल अपने हवास को काबू कर रहा था। ज़मीन पर बहता लियाना का खून उसके लिबास को भी दागदार कर चुका था। लियाना, गौहर को दूर फेंकने के बाद कैस्पर भी उसकी सिमत आया था। मैं ठीक हूँ, नकाहत ज़दा सी आवाज़ में कहते गोया इन दोनों को मुतमईन करना चाहा, अलबत्ता उसकी तकलीफ़ में इजाफा होने लगा। लियाना, लियाना, मैं अभी कैस्पर के अल्फाज मुंह में ही थे जब किसी एहसास के तहत उसके लफ्ज़ साकिन हो गए। उसे यह महसूस हुआ जैसे कोई ताकत उसे जकड़ रही है और अगले ही चंद पलों में वो खुद को हवा में मौलिक देख पा रहा था। वजह गौहर का उस पर इस्तेमाल किए जाने वाला जादू था। वो दूर ही से अपनी तिकोन जुड़ी अंगूठी उसकी तरफ किए खड़ा था, जिसमें से निकलती सुर्ख रोशनी अब कैस्पर की हर हरकत को काबू कर रही थी। कैस्पर, लियाना ने इस मंजर को आंखों में कैद करते कर्ब से कहा। इसी पल उसके बाएं आंख के किनारे से मारे तकलीफ के कान से निकलकर बालों में जज्ब हुआ था। समर ने लियाना के लबों की जंबिश को देखा और तेजी से खड़े होकर अपनी अंगूठी गौहर की तरफ बुलंद की, मगर इससे पहले वो कुछ कर पाता गौहर ने कैस्पर के हवा में मौलिक वजूद को झटके से छोड़ते हुए समर पर वार किया था। वो दोनों बेवक्त लियाना से काफी फासले पर जा गिरे थे। कैस्पर का सर एक पत्थर से टकराने के बाद सबके बुरी तरह घूमने लगा था। वो चाह कर भी खुद को उठा नहीं पा रहा था, जबकि समर ने एक बार फिर उठकर गौहर पर वार करने की खातिर हाथ बुलंद किया था। ऐन इसी लम्हे गौहर ने भी अपना हाथ उसकी जानिब उठाया। अब मंजर कुछ यूं था कि इन दोनों की तिकोन जुड़ी अंगूठियों से निकलती रोशनी आपस में टकरा रही थी। गौहर की अंगूठी से निकलती सुर्ख और समर की अंगूठी से निकलती नीली रोशनी, मगर गौहर का पलड़ा भारी था। समर बहुत देर तक उसका मुकाबला नहीं कर सकता था और फिर यही हुआ। गौहर की सुर्ख रोशनी ने आहिस्ता आहिस्ता समर की अंगूठी से निकलती रोशनी की ताकत को बिल्कुल खत्म कर दिया और फिर समर के सीने से टकराती गौहर की अंगूठी से निकलती रोशनी एक बार फिर से हवा में उछाल कर दूर फेंक चुकी थी। मगर अब की बार वार शदीद था और गौहर जानता था कि वो बहुत देर तक उठ नहीं पाएगा। दूसरी जानिब बमुश्किल चकराते सर को काबू करके कैस्पर उठा, मगर गौहर का अगला वार उसी की जानिब हुआ जो कैस्पर को पत्थर का मुजस्समा बना गया। ऐसे के लाख कोशिशों के बावजूद वो खुद को हिलाने में नाकाम रहा था। बस उसकी आंखों की पुतलियां इतराफ का मंजर देख पा रही थी, मगर वो खुद कुछ भी करने से कासिर था। समर और कैस्पर को ठिकाने लगाने के बाद वो फिर लियाना की जानिब आया था, पंजों के बल उसके नज़दीक बैठा। हैरान नहीं आप डॉक्टर लियाना कि मैंने एक तीर से 3 शिकार कैसे किए? उसने हाथ आगे बढ़ाकर एक उंगली उसके खून में डुबोई और फिर उसे नाक के नज़दीक ले जाकर गहरी सांस अंदर को खींचते खून की बू को अपने नथनों में उतारा। लबों पर पुरसुकून मुस्कुराहट फैली थी। तुम ठीक नहीं? मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ डॉक्टर लियाना, बिल्कुल ठीक। खुदा हूँ मैं इस सरजमीन का, भला मैं गलत हो सकता हूँ? वो पंजों के बल उसके नज़दीक बैठा, आपके कुछ आगे को हुआ था। कैस्पर, लियाना ने बमुश्किल गर्दन जाने पहरी जहाँ कैस्पर गोया पुतला बन चुका था। सिर्फ कैस्पर की फिक्र है आपको, अपने दूसरे आशिक को नहीं देखेंगी? उसने हाथ से दूर दर्द से कराते समर की जानिब इशारा किया और एक पल के लिए नदी किनारे हर चीज जम गई। कैस्पर की साकित हुई पुतलियों में तासुफ उभरा। दर्द से कराते समर ने आंखें सख्ती से मेज कर खोली, मगर ये तकलीफ गौहर के जादुई वार की नहीं बल्कि ज़बानी वार की थी। जबकि लियाना को लगा था कि किसी ने उसकी समाध में पिघला हुआ शीशा घोल दिया है। न जाने कितने ही पल वो कोई हरकत न कर पाई थी। शौक लगा और सुने, उसकी तकलीफ ने उसे सरशारी बख्शी थी। मैंने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। मरेंगी आप, मगर जिंदा दफन वो तीनों होंगे। मेरा ये वार बहुत कारी है डॉक्टर लियाना, ये सीधा दिल चीरेगा। उसने कहते साथ बहुत तेजी से आगे बढ़कर लियाना के पेट में घोपा हुआ खंजर निकाला था। आह! लियाना की शदीद तकलीफदा करहा ने नदी के पानी और इतराफ में मौजूद दरख्तों के हिलते पत्तों को भी ठहरा दिया था, मगर वो अभी इस तकलीफ से निकल भी ना पाई थी कि गौहर ने एक बार फिर पूरी शिद्दत से वो खंजर उसके पेट में घोंप दिया। लियाना का जिस्म हिचकोले लेता ऊपर को उठा और अगले ही लम्हे वापस ढह गया। दोनों आंखों के किनारों से इस पल आंसू निकलकर नीचे को लड़कते बालों में जज्ब हुए और बहुत मुश्किल से एक आखिरी सांस खींचती वो फिर मजीद सांस न ले पाई। उसकी सियां आंखें अब रफ्ता रफ्ता बंद होने लगी थी। एक पल, दूसरा पल और फिर तीसरा। वो आंखें मुकम्मल बंद हो गईं। दूर मुजस्समा बने कैस्पर की पुतलियों ने इस मंजर को पूरी जज़ियत के साथ देखा था। वो चीखना चाहता था, वो गौहर का हाथ रोकना चाहता था, वो गौहर को भी ऐसी ही तकलीफ दे मौत देना चाहता था, मगर वो बेबस था। दूसरी जानिब दर्द से कराहता समर अब ऊंची आवाज में रो रहा था। वो खुद को घसीटता हुआ लियाना की जानिब बढ़ रहा था। उसकी आंसू पूरी शिद्दत से बह रहे थे।
आवाज़ में ऐसी तकलीफ थी कि दिल हौल उठे। एक मौत, 3 लाशें, 3 सौग। गौहर ने बारी बारी इन तीनों को देखते इस्तजाइया कहा और एक बार फिर लियाना के खून में उंगली डुबोकर उससे नाक के नज़दीक ले जाकर सूंघता हुआ उठ खड़ा हुआ। शौक मुबारक हो मेरे प्यारे भाइयों, बस ये याद रखना तुम दोनों भी जल्द मेरे ही हाथों से मरोगे, लेकिन फिलहाल कुछ अरसा जिंदा लाशें बने रहो। एक हाथ आगे बढ़ाकर सुनहरा पोर्टल खोला और एक भरपूर कहके के साथ वो दूसरे हाथ से चुटकी बजाकर कैस्पर का जादू तोड़ता हुआ पोर्टल के अंदर गायब हो गया। मगर जादू की खुद पर से हटते ही कैस्पर जितनी रफ्तार से हो सके लियाना की जानिब भागा था, वो लियाना की जानिब बढ़ा। इसी पल वक्त एक नए दिन की तरफ गामजन हुआ। और अगर कल मैं ही ना हूँ फिर। हवाओं की कैद में आया एक जुमला पलट पलट कर कैस्पर की समाध पर वार कर रहा था। आंखों की साख पर ना खत्म होने वाली सुर्खी फैलने लगी थी और अब कि वो लियाना के नज़दीक बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखे उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामे पूरी शिद्दत के साथ चीख रहा था। उसकी चीखों में बेबसी थी, तकलीफ थी, गुस्सा था, गोया वो पूरी दुनिया को इस पल जला देना चाहता हो। उसकी चीखों के साथ समर के रोने की आवाज़ें भी शामिल थी जो मुश्किल खुद को घसीटता हुआ लियाना के नज़दीक ले आया था। पर लोगों, क्या तुम्हें इल्म है कि नए दिन का आगाज़ इसी वक्त हो गया था जब गौहर ने लियाना के पेट में खंजर घोंपा था? मगर इस सबसे आगे शोक का आगाज़ भी हो गया था, 3 अमवात के शोक का।